नमस्कार साथियों। आज हम सभी जम्मू कश्मीर के उस इलाके के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत में उसे पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। लगभग 40 लाख जनसंख्या वाला यह क्षेत्र है और इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें वहाँ के जो लोग हैं उन्हें लग रहा है कि जमहूरियत को कुचला जा रहा है। जमहूरियत का मतलब होता है लोकतंत्र, जमहूरियत उर्दू शब्द है। तो जमहूरियत को कुचलने यानी लोकतंत्र को मिटाने की जो कोशिशें हो रही है उसके विरुद्ध वहाँ पर जन आंदोलन प्रारंभ है। JAAC नामक एक संगठन बना है जिसने 12 सीटें जो है वहाँ पर विधानसभा की, उसमें जो चुनाव होते हैं उसको जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को कुचलने का एक हथियार बताया है और उसे रद्द करने की मांग को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की, जिस पर बहुत खराब प्रतिक्रिया जनरल आसिम मुनीर की सेना की तरफ से आई है। गोलियां चलवाई गई, लोग मरे और पिछले 2-3 दिनों में ही 40 लोगों की मौत की खबर है जिसकी पुष्टि हो चुकी है। और पिछले 2 महीने में यदि हम बात करें तो ये आंकड़ा 90 पार कर जाता है। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं जो दर्ज हो रहे हैं। और ऐसे लोग जो कि गायब हैं उनकी तो खोज खबर ली ही नहीं जा रही है। पता नहीं कहाँ उनकी लाशें सड़ रही होगी, कहाँ छुपा दी गई होगी। तो वास्तविक आंकड़े जो होते हैं इस तरह के जन आंदोलनों के दमन में, जो मौत का आंकड़ा मिलता है वो वास्तविक आंकड़े सरकारी आंकड़ों से बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वहाँ पर आपको समझना चाहिए कि वहाँ पर विधानसभा की क्या स्थिति है। तो आज़ाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर कहा है, भारत द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पर विधानसभा की 53 सीटें हैं। इन 53 सीटों में 45 पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है और 8 सीटें आरक्षित है। और जो ये 45 पर चुनाव होते हैं इसमें 33 सीटें ऐसी है जिस पर सीधा मतदान जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा किया जाता है और जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे उसमें चुने जाते हैं। परंतु इसमें जो 12 सीट है, 45 में से 33 हटा दें जो चुनाव होते हैं, तो उसमें से 12 सीट ऐसी है जिस पर पाकिस्तानी इलाकों में चुनाव होते हैं। और इसमें वो लोग वोट डालते हैं जो कि अभी जो इलाका जम्मू कश्मीर भारत के नियंत्रण में है उस इलाके के रहने वाले लोग, जो कि 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे, या फिर वो जो लड़ाई झगड़े चले 48 में जो युद्ध हुआ जम्मू कश्मीर पर, पाकिस्तान ने कब्जा किया, उस दौरान उस अहिंसा के वातावरण में जो लोग भारतीय इलाके से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रहते हैं वो वोट डालते हैं। और इन 12 सीटों के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर में हमेशा यह सुनिश्चित कर दिया जाता है कि जिसकी केंद्र में सरकार है उसी की राज्य में सरकार बने। आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जो पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर का इलाका है, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसकी सरकार जम्मू कश्मीर सूबे में ना बने। और बाकी जो 8 सीटें बचती है, 45 पर चुनाव हुए जिसमें से 12 शरणार्थियों पर हैं जो कि भारतीय इलाके से गए हैं, 33 वहाँ के लोगों ने वोट डाले। और बाकी जो 8 सीटें हैं उसमें 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। जिस पार्टी को बाकी सीटों में जैसा सफलता मिलता है उसके अनुरूप, उसी अनुपात में इन महिला आरक्षित सीटें उनको दे दी जाती है, जिसमें वो अपनी तरफ से किसी को मनोनीत कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को 10-12 विधानसभा सीटें मिली चुनाव में, तो ये जो 5 महिला आरक्षित सीटें हैं उसमें से जितना उनका 10 विधायकों का हिस्सा बनता है, एक या एक से एक दो जो भी, वो उनको दे दिया जाएगा। इसी तरह से जो दूसरे दल इतनी ही संख्या में विधायक बने हैं उनको भी एक महिला विधायक बनाने का मौका मिल दिया जाएगा। तो ये 5 महिला जो विधायकों की सीटें हैं ये तो उसी अनुपात में, जिस अनुपात में जो संगठन चुनाव जीतता है उसी अनुपात में उनको सौंपी जाती है। इसके अलावा 3 वहाँ पर और जो सीटें हैं उसमें एक टेक्नोक्रेट के लिए, एक धार्मिक विद्वान के लिए, जो उलेमा वगैरह होते हैं मौलवी उनके लिए, और एक सीट उनके लिए आरक्षित है जो विदेशों में रहते हैं। विदेश का मतलब है कि लंदन में, जैसे मीरपुर का जो इलाका है वहाँ के काफ़ी लोग लंदन में बसे हुए हैं। तो ऐसे में जो विदेशी हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सीट पर मनोनयन होता है।
तो ये वहाँ पर विधानसभा की संरचना है। टोटल 53 सीट हैं। एक टेक्नोक्रेट, एक धार्मिक विद्वान, एक विदेशी जो हो चुके हैं, विदेशों में बस चुके हैं उनमें से कोई, 5 महिला आरक्षित, 12 उनके लिए जो कि भारतीय नियंत्रण वाले जम्मू कश्मीर में कभी रहते थे और अब पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रहते हैं, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, कहीं और रहते हैं, या इस्लामाबाद में। और बाकी 33 सीट जो पाक नियंत्रित कश्मीर है उसके जो बासिंदे हैं वो चुनते हैं। तो इस तरह से 55 हो जाते हैं, नहीं 55 नहीं 53 होते हैं। और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 27। जो भी 27 सीटें जीतता है वो सरकार बना लेता है। तो ऐसे में हुआ क्या है कि हमेशा सेना ने पाकिस्तान को लोकतंत्र से दूर रखा है। वहाँ पर 1970 में ही एकमात्र फेयर इलेक्शन जिसे कहते हैं सही चुनाव हुआ था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीते थे और उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था। परंतु पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों को जिस तरह से हेय दृष्टि से देखने की एक पॉलिसी चली आ रही थी, उसके अंतर्गत जो पश्चिमी पाकिस्तान है उन लोगों को स्वीकार ही नहीं हुआ कि कोई बंगाली मुसलमान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए। और ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में भयंकर दमन चला, 30 लाख लोग मार दिए गए, 1 लाख तो नाजायज बच्चे पैदा हुए थे वहाँ पर बलात्कार के कारण। तो उसके कारण भारत पाकिस्तान में युद्ध भी हुआ। आज भी 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रहते हैं, जो उस समय बचने के लिए आए थे पाकिस्तान की सेना की क्रूरता से। तो ऐसे में उसके बाद कभी भी पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में सही से चुनाव होने ही नहीं दिए। और आज भी पिछले चुनाव में जिसे चुनाव जीतना चाहिए था, जिसे जनता ने अपना समर्थन दिया, वो आदमी जेल में बंद है। उसकी आंखों की रोशनी जा रही है बिना इलाज के। बच्चे उसके गुहार लगा रहे हैं कि उनके पिता की आंखों की रोशनी बचा ली जाए कम से कम। तो इमरान खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और जिन्हें जनता का वहाँ समर्थन है, उसे पाकिस्तान की सेना वहाँ पर चुनाव में सही तरीके से प्रदर्शन ही करने नहीं दे रही है। उसके जितने भी सांसद जीते हैं संसद में पाकिस्तान के, वो निर्दलीय लड़कर जीते हैं। उनकी पार्टी की मान्यता ही रद्द कर दी गई है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और ऐसा हो क्यों रहा है? पाकिस्तान की सेना कुचल कैसे पा रही है? उसे कहाँ से सहयोग मिल रहा है? पाकिस्तान के लोगों के बीच में रह के पाकिस्तान के लोगों को लोकतंत्र से वंचित रहने का उन्हें यह ताकत मिल कहाँ से रहा है? इसे समझना जरूरी है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था ये सपना देखते हुए कि यहाँ पर मुसलमान अपनी हुकूमत कायम करेंगे, मुस्लिमों के हित के लिए यह देश काम करेगा। परंतु इस देश को कठपुतली बनाकर कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग गए। इसमें एक है सऊद घराना, सऊदी अरब का। आप सभी को जान के आश्चर्य होगा कि जो पाकिस्तान अपने देश में अपने लोगों को एक सुरक्षित वातावरण नहीं दे पा रहा है, उसके 8,000 सैनिक हमेशा सऊदी अरब में तैनात रहते हैं मक्का और मदीना की सुरक्षा के नाम पर। आखिर उन्हें किससे सुरक्षा चाहिए? ऐसे शहर में जहां पर 100% मुस्लिम आबादी है, उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से सेना बुलाने की क्या जरूरत है? तो यह मक्का मदीना की सुरक्षा के लिए नहीं है। सऊद घराना का जो राजतंत्र चला आ रहा है सऊदी अरब में, वहां पर लोकतंत्र ना आ जाए, उसके लिए, उस खानदान का जो ये बपौती वहां पर शासन पर बना हुआ है, उसकी रक्षा के लिए है। और बदले में उन्हें सऊदी अरब ने क्या किया है कि अपनी सेना को बहुत कमजोर बनाकर रखा है। उन्हें पता है कि यदि उनकी सेना मजबूत हो गई तो उनका जो यह पारिवारिक खानदानी राज चला आ रहा है पूरे सऊदी अरब पर, जो कि ब्रिटिशर्स की मदद से उनको मिला है। ये जो वर्ल्ड वार 1 हुआ, उससे पहले जो मक्का और मदीना है वो तो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे, जो अभी तुर्की बन चुका है। तो पहला विश्व युद्ध से पहले जो ऑटोमन साम्राज्य था, सल्तनत उस्मानिया थी, उस्मानिया खिलाफत जिसे कहा जाता है, उसके नियंत्रण में मक्का और मदीना दोनों शहर थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि अरबों को मदद किया कि तुर्कों से तुम ये छीन लो, और उसमें उनको ब्रिटिश सेना ने मदद की। और उसके बाद वहां पर मक्का और मदीना पर अपना परोक्ष
मतलब पीठ के पीछे से शासन और नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वहां पर सऊद परिवार को उसका नियंत्रण सौंप दिया। अब उसके बाद जो वहां पर सऊद घराना है वो वहां पर जान रहा है कि यदि हमारे देश में एक मजबूत सेना आ गई तो उसका खानदान का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। वहां पर लोकतांत्रिक चुनावों की मांग उठने लगेगी, सेना समर्थन कर देगी जनता का, क्योंकि सेना में जनता के लोग ही चुनकर आएंगे। तो ऐसे में अपने जो खानदानी राज है, जो राजतंत्र है सऊदी अरब में, उसको बचाए रखने के लिए जरूरी है कि सऊदी अरब की सेना मजबूत नहीं हो। तो उन्होंने सऊदी अरब में कमजोर सेना रखी हुई है, और जब उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है तो भाड़े के पाकिस्तानी सैनिक बुला लिए जाते हैं और बदले में इनको मोटी रकम अदा कर दी जाती है, जिसका खूब बंदर बाट होता है। पाकिस्तानी सेना के जो जनरल हैं वो सब विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं। इतनी उनके पास अवैध कमाई हो जाती है, कभी अमेरिका से, कभी पाकिस्तान से, कभी चीन से। सबको सपना दिखा दिखाकर ये लोग लूटते रहते हैं। और वास्तविकता में जो पाकिस्तान की जनता है, जो भयंकर रक्तपात के बाद उन्हें अपना एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोची, बहुत खून खराबे के बाद उनको लगा कि इससे उनका विकास होगा, परंतु जो सरकार वहां पर बनी और जो वहां की सत्ता जिनके हाथों में आई, उनको कठपुतलियों की तरह नचा के कुछ लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया और पाकिस्तान की जनता को भारत से अलग होने का लाभ नहीं मिला, अपितु तो नुकसान ही हुआ। तो पाकिस्तान जो है उसकी पूरी दुनिया में राजनीति और उसका अस्तित्व कश्मीर के इर्द गिर्द ही चलता है। पाकिस्तान की पूरी राजनीति कश्मीर पर ही केंद्रित होती है, और वहाँ पर चुनाव जीतने के लिए कोई वहाँ पर ये वादा नहीं करता है कि हम लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे। सब लोग बस यही वादा करते हैं कि हम भारत से कश्मीर छीन लेंगे। थोड़ा सा हमने ले लिया है, बाकी जो बचा है वो भी हम ले लेंगे। यही पाकिस्तान में राजनीतिक दलों का चुनावी वादा रहता है, सेना का यही आश्वासन रहता है, और लोकतंत्र को कुचला जाता है। लोकतंत्र वहाँ पर जो लोकतंत्र की भावना होती है कि जनता के हित में काम किया जाएगा, शासन जो है वो कुछ लोगों तक सिमटा हुआ नहीं रहेगा, उसका लाभ सभी को मिलेगा और सभी का शासन होगा वो। तो वो चीज़ें पाकिस्तान में आज तक लागू नहीं हुई है। तो पाकिस्तान में रक्तपात चालू है। पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखें, अच्छा जीवन जिएं। अच्छा जीवन जिएंगे तो फिर आतंकवादी कैसे क्यों बनेंगे? आतंकवादी बन के जो भारत में आते हैं हमला करने, फिदायीन हमलावर होते हैं, वो कौन लोग होते हैं? वो पाकिस्तानी नागरिक जिन्हें अच्छा खाना नसीब नहीं होता है, अच्छा जीवन नसीब नहीं होता है, उनके पास रोजगार के साधन नहीं होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के, अच्छे से जीने के कोई साधन नहीं होते हैं। तो ऐसे में अपना परिवार का पेट पालने के लिए उसमें से कोई एक बन जाता है आतंकवादी, कि चलो हम आतंकवादी बन जाते हैं, बदले में पाकिस्तान की सेना मेरे पूरे खानदान को कम से कम खाने पीने का दिक्कत नहीं होने देगी। तो इतना लाचार बनाकर रखा गया है पाकिस्तान के नागरिकों को, तभी वो आतंकवादी बनते हैं। और पाकिस्तान की सेना जो है उसको ये ताकत सऊदी अरब से मिल रही है, अमेरिका से मिल रही है, और पाकिस्तान के चुनाव में वोट डालकर ही केवल पाकिस्तान के युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के युवाओं की समस्याओं का समाधान तभी होगा जब अमेरिका और सऊदी अरब से जो पाकिस्तान की सेना को मदद मिल जा रही है बार बार, उसे रोकने के लिए वो कुछ जुगाड़ कर लेंगे। क्योंकि ये लड़ाई पाकिस्तान में नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई कहीं और लड़ी जा रही है, और वहाँ पर इनके तरफ से लड़ने वाला कोई है ही नहीं। अमेरिका में नीति बन रही है कि पाकिस्तान की सरकार जो है उसको अपने पक्ष में रखो। इमरान खान ने जहाँ बोलना शुरू किया अमेरिका के खिलाफ, उनको जेल में डलवा दिया गया। जनता में समर्थन है, उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन चुनाव में धांधली करवाई गई और दूसरी पार्टियों को दे दी गई सत्ता। तो इसी तरह से आगे भी हम लोग इस पर विचार जारी रखेंगे। धन्यवाद।